Assalamu alaikum class. So today we are going to discuss chapter 17 ijara, that is also called leasing. Basically ijara जो टर्म है इस्लामिक फिका की जिसके अंदर हम किसी भी चीज को रेंट आउट करने को इजारा कहते हैं, ठीक है. इट एक्चुअली मींस टू गिव समथिंग ऑन रेंट, ठीक है. इन द इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस टर्म इजारा इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट सिचुएशंस, जहां पर एक सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं किसी को एम्प्लॉय कर लें, उसकी सर्विसेज को एम्प्लॉय कर लें किसी वेजेस के अगेंस्ट. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इजारा. तो आप किसी की सर्विसेज हायर कर लें और उसको उसके अगेंस्ट मंथली या वीकली वेजेस वगैरह पे करते हैं, तो वो भी एक इजारा होता है, ठीक है, एज अ कंसिडरेशन फॉर हिज सर्विसेज. तो एम्प्लॉयर जो होता है उसको मुस्तजिर कहा जाता है, वाइल द एम्प्लॉय इज कॉल्ड एन आजिर. और जो उसको पेमेंट की जाती है आजिर को, वो उसको हम कहते हैं उजरा, ठीक है. सो इन द फर्स्ट प्लेस इट मींस टू एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन ऑन wages given to him as a consideration for his hired services. The employer is called mustajir, while the employee is called ajir, while the wages paid to the ajir are called their ujra. फॉर एग्जाम्पल, ए को अगर बी हायर कर ले किसी ऑफिस के मैनेजर के लिए और मंथली सैलरी के पर रख ले, तो वो ए जो होगा वो मुस्तजिर हो जाएगा, बी जो होगा वो आजिर होगा. इसी तरह से ए को अगर हायर किया जिसकी सर्विसेज को एज अ पोर्टर टू कैरी हिज बैगेज, ठीक है ना, कि जैसे कि हम ये रेलवे स्टेशन के ऊपर एक पोर्टर को हायर कर लेते हैं कि यार हमारे बैग हमारे तक गाड़ी तक पहुंचा दो, या गाड़ी से बैग रेलवे स्टेशन के अंदर ट्रेन तक पहुंचा दे. तो वो भी एक पोर्टर की जो सर्विसेज है वो आजिर की सर्विसेज होती है, वो आजिर होता है, हम मुस्तजिर होते हैं. और जिसको पेमेंट की जाती है वो उसका उजरा होता है. और इसको हम कहते हैं इजारतुल अशखास, ठीक है. इसके अंदर सेकंड टाइप जो है वो इजारा की होती है, जिसको हम यूज फ्रूट ऑफ द एसेट कहते हैं, ठीक है ना. ये सर्विस नहीं है, ये ह्यूमन सर्विस नहीं है, ये बेसिकली किसी एक परमानेंट एसेट की, किसी एक एसेट की इस्तेमाल की जो राइट है वो उसको हम कहते हैं इजारा, ठीक है ना, कि किसी भी चीज को इस्तेमाल करने का राइट दे दिया गया अगेंस्ट सम रेंट. तो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का तो राइट है, लेकिन उसकी ओनरशिप चेंज नहीं होती, ओनरशिप वही रहती है, ठीक है. So the second type of ijara relates to the use fruit of asset and not to the services of human beings. Ijara in this sense means to transfer the use fruit of a particular property to another person in exchange for rent claimed from him. In this case, the term ijara is analogous to the English term leasing. Here, the leaser is called mujir and the leasee is called mustajir, and the rent payable to the leaser is called ujra. However, there are many differences between a leasing contract of a conventional bank and ijara, which will be discussed in detail. So basic rules पहले हम देख लेते हैं कि इजारा के basic rules क्या हैं. सबसे पहली चीज, ट्रांसफरिंग ऑफ यूज फ्रूट नॉट ओनरशिप, यानी कि इस्तेमाल के राइट को तो ट्रांसफर किया गया कि उस चीज को वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी मलकियत दूसरे बंदे की नहीं होगी. तो बेसिकली ये एक रेंट पे किसी चीज को देने की बात है, जैसे कि एक मकान रेंट पे दिया जाता है, गाड़ी रेंट पे ली जाती है, सेम उसी तरह की उसकी मलकियत चेंज नहीं होती, सिर्फ कुछ देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है. तो ये पहली चीज है कि ट्रांसफर ऑफ यूज फ्रूट नॉट दी ओनरशिप. देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लीज, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लीज है, जैसे कि मकान है, गाड़ी है, कोई भी चीज है, इट शुड बी वैल्यूएबल, इट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड इट शुड बी क्वालिफाइड, सॉरी क्वांटिफाइड, ठीक है. तो बेसिकली उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंटरनल उसकी होनी चाहिए, वो आइडेंटिफाई किया जाए कि ये मकान, ये गाड़ी, ये पर्टिकुलर चीज, और उसको क्वांटिफाई किया जाएगा कि इतना इतना एरिया, इस मकान का इतना एरिया, ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन, पूरा मकान, इतने मरले का मकान, इतने कनाल का मकान, ठीक है ना. इस तरह से उसको गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है, इस क्वालिटी की है, तो उसको पूरा क्वांटिफाई भी किया जाएगा. देन ऑल कंसिडरेबल कंज्यूमेबल थिंग्स कैन नॉट बी लीज्ड आउट. तो कोई भी ऐसी चीज है जो कंज्यूम हो जाए, जो इस्तेमाल हो जाए, जो खर्च हो जाए, उसे आप लीज नहीं कर सकते. जैसे कि मकान यूज करने से, रेंट पे देने से वो खत्म नहीं हो जाता, वो इस्तेमाल नहीं हो जाता, वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना. मकान वहीं का वहीं रहेगा, थोड़ा कुछ डैमेज हो सकता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग. इस तरह से गाड़ी इस्तेमाल करने से बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है ना. जैसे कि गंदुम है, अगर आपने गंदुम किसी को दी इस्तेमाल करने के लिए, वो तो खत्म हो जाएगी ना, खा लेगा तो खत्म हो जाएगी. इसी तरह से पैसे आपने किसी को दी, वो इस्तेमाल कर लेगा तो खत्म हो जाएंगे. तो प्रॉपर्टी खत्म होने वाली जो होगी वो लीज नहीं की जा सकती, हमेशा वही प्रॉपर्टी लीज की जा सकती है जो इस इजारा की जा सकती है, जो बेसिकली खत्म नहीं हो सकती, जो कि अपनी आपको सस्टेन कर सकती है, और उसको सिर्फ इस्तेमाल करने का राइट दिया जाए. देन ऑल लायबिलिटीज ऑफ ओनरशिप आर बोर्न बाय द लीजर. तो ठीक है, इसके अंदर एक और चीज ये है कि जो मलकियत है वो हमेशा लीजर की ही रहेगी, वो मुस्तजिर की ही रहेगी, वो अजिर की नहीं हो सकती, ठीक है ना. तो वो बेसिकली जो लीज कर रहा है प्रॉपर्टी, जिसकी ओनरशिप में है,
उसी की सारी लाइबिलिटीज भी रहेंगी। तो प्रॉपर्टी को फ्लड में डैमेज हो जाए, जल्जले में डैमेज हो जाए, वैसे यूज के साथ या टाइम के साथ उसको कोई डैमेज हो जाए, तो वो तमाम का तमाम नुकसान जो है वो लीजर का होगा, लीजी का नहीं होगा। इस तरह से पीरियड ऑफ लीज जो है वो पहले ही टर्म्स के अंदर तय कर लिया जाएगा कि कितने अरसे के लिए लीज पर दी जा रही है, ठीक है। और एक और चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जब लीज के ऊपर एसेट दिया जाए तो उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि ये वाला एसेट लीज पर दिया जा रहा है, दिखा दिया जाए, सामने बता दिया जाए कि इतना पोर्शन, ये वाला एसेट, ये वाली चीज, इस स्पेसिफिकेशन की चीज लीज पर दी जा रही है। तो उसको बड़ा क्लियरली, उसको वैलिड करने के लिए लीज को क्लियरली बता देना चाहिए, आइडेंटिफाई कर देना चाहिए टू द पार्टीज। उसके अलावा लीज जो होगी वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी, ठीक है ना। अगर तो लीज एग्रीमेंट में लिखा गया कि ये प्रॉपर्टी तुम इस पर्टिकुलर कारोबार के लिए यूज कर सकते हो, तो फिर जो लीजी है वो उस कारोबार के अलावा किसी और कारोबार के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर वहां स्पेसिफाई नहीं किया गया तो जो आमतौर पर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर जो वहां पर ट्रेडिंग होती है उस तरह के कोई भी काम के लिए वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। इस तरह से लीजी जो होगा वो अमीन होगा, वो एक्ट करेगा एज एन अमीन। दैट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी का अटमस्ट ख्याल रखेगा, और अगर उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है ड्यू टू द मिस यूज या नेग्लिजेंस ऑफ द लीजर, ठीक है ना, जो लीज कर रहा है उसके मिस यूज की वजह से या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान के लिए वो लायबल होगा और वो लीजर को वो नुकसान पे करेगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी वजह से कोई मिसयूज ना हो, कोई नेग्लिजेंस ना हो, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो। लेकिन ये याद रखेंगे आप इस पॉइंट के ऊपर भी कि जो लीज्ड एसेट है वो अभी भी लीजर की मलकियत में है। तो नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल फिनोमिना की वजह से या ओवर टाइम उसको कोई नुकसान हो रहा है, जैसे कि उसकी दीवार कुछ अरसे के बाद वीक हो गई है, 10 15 20 साल पुरानी मकान है तो उसकी दीवार वीक हो गई है, वो गिर रही है, या कुछ भी है उसके अंदर इशू, प्लास्टर उखड़ रहा है, या फ्लड आ गया उसके अंदर डैमेज हो गया, जलजिला आ गया उसमें कुछ डैमेज हो गया, तो ये सारा नुकसान जो है ये लीजर का ही है, जिसके अंदर लीजी की कोई गलती नहीं है। नाउ कम्स टू द टर्म द लीज ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक्चुअली तब आता है जब प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड होती है, तो उसको अगर लीज करना हो तो इसके बारे में जो आमतौर पर स्कॉलर्स का कहना है वो यही है कि प्रॉपर्टी को लीज किया जा सकता है, इसकी जो लीज की पेमेंट है, दो या ज्यादा पार्टनर्स हैं तो उनके दरमियान जितना उनका ओनरशिप का हिस्सा है, कि एक की ओनरशिप सिर्फ 20% है, दो बाकी दो की ओनरशिप 40-40% है, तो उसी हिसाब से उनको रेंट भी दिया जाएगा। इसी तरह से जो जॉइंट प्रॉपर्टी, उसके बारे में एक और कंडीशन जो अक्सर उलमा लगाते हैं, इसके बारे में हम क्योंकि डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए दोबारा इसको डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, कि जो उलमा का अक्सर का कहना है कि वो सिर्फ अपने जो पार्टनर्स हैं उनमें से किसी को लीज पर दे सकता है प्रॉपर्टी, जबकि कुछ का कहना है कि नहीं, वो किसी को भी लीज पर दे सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर हम यूजुअली जो मेजोरिटी का है कि सिर्फ जो को पार्टनर है, जो उसके अंदर मालिक है मिल्कियत के अंदर, सिर्फ उसको ही लीज पर दिया जा सकता है, दूसरे पार्टनर उसको लीज पर दे सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं बेसिकली। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंटल कैसे तय किया जाएगा, ठीक है। रेंटल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एक कंडीशन ये है कि ये एट द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसी टाइम के ऊपर इसका पूरे पीरियड के लिए रेंटल तय कर लिया जाएगा। इस बात की बेशक इजाजत है कि रेंटल को फिक्स कर दिया जाए फॉर एट अ डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है ना, कि जी पहले साल के लिए रेंटल इतना होगा, दूसरे साल के इतना होगा, तीसरे साल के, जैसे कि आमतौर पर रेंट के एग्रीमेंट्स में होता है कि जी पहले साल का रेंट लेट सपोज 1 लाख रुपए है, तो अगले साल 10% इंक्रीज कर जाएगा, उससे अगले साल 10%, हर साल रेंट 10% इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के 10% के बराबर, वो सिर्फ ये होता है कि रेंट 10% इंक्रीज, जो रेंट पहले चल रहा है उससे 10% अगले साल इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन अगले साल 1 लाख 10 हो जाएगा, उससे अगले साल 1 लाख 21 हो जाएगा। तो या 21 या 20, आई थिंक वो बेसिक ओरिजिनल के ऊपर होता है कि 10% और इंक्रीज होगा तो उसके ऊपर होगा, ये पिछले साल के ऊपर नहीं होता, तो 1 लाख 20 हो जाएगा, इस तरह से रेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो वो आप एग्रीमेंट में तय कर सकते हैं कि पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे, तो जो फेजेस के अंदर आप करना चाहें तो वो किया जा सकता है, उसकी परमिशन होती है। सो इट इज permissible that different amounts of rent could be fixed for different phases during the lease period, provided that the amount of rent for each phase is specifically agreed upon at the time of affecting the lease. If the rent for a subsequent phase of the lease period has not been determined or has been left at the option of the leaser, the leasee is not the lease is not valid. क्योंकि वो लीजर के ऊपर छोड़ दिया गया, तो अब लीजर पर कल को कुछ भी डिमांड कर सकता है, इसलिए लीज वैलिड नहीं होगी, पहले ही तय कर लिया जाएगा पूरी लीज की ड्यूरेशन के लिए लैंड रेंट। Then the determination of rent on the basis of the aggregate cost incurred in the purchase of the asset by the leaser, as normally done in financial lease, is not against the rules of Sharia. If both parties agree to it,
provided all other conditions of a valid lease prescribed by the Sharia are fully adhered to, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना, कि जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है, वो जो उसकी कॉस्ट उसके ऊपर इंकर किया, उसकी बेसिस के ऊपर उसकी लीज की प्राइस तय की जाए, रेंटल पे किया तय किया जाए, तो और दोनों उसके ऊपर एग्री कर जाए, तो शरिया में इसकी कोई मुमानहत नहीं है। The leaser cannot increase the rent unilaterally and any agreement to this effect is void. तो कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि जी लीजर खुद अपनी मर्जी से जब चाहे रेंट बढ़ा सकता है, ऐसा एग्रीमेंट इलीगल होगा, वॉइड होगा इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। और लीजर खुद से यूनिलैटरली कभी भी प्राइस बढ़ा नहीं सकता, उसके लिए दोनों को दोबारा बैठ के दोबारा से एग्रीमेंट करना होगा। Again, the rent or any part thereof may be payable in advance before the delivery of the asset to the lessee, but the amount so collected by the leaser shall remain with him as on account payment and shall be adjusted towards the rent after it being due. तो एडवांस में रेंट लिया तो जा सकता है, लेकिन वो तब तक सिर्फ ऑन अकाउंट रहेगा, वो जब तक कि ड्यू नहीं होता, पूरा महीना इस्तेमाल नहीं होता, वो रेंट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता लीजर। Then the lease period shall commence from the date on which the leased asset has been delivered to the leasee. तो जिस डेट को ट्रांसफर कर दिया गया, उसको कीज दे दी गई है, उसको इस्तेमाल करने का राइट दे दिया गया, उस डेट से लीज का एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, उसका पीरियड स्टार्ट होगा, उससे पहले से कोई पेमेंट उसके अगेंस्ट नहीं ली जा सकती। Again, if the leased asset has totally lost the function for which it was leased, the contract will stand terminated. तो अगर वो प्रॉपर्टी ही नहीं रही, उसको कोई डैमेज हो गया है, या फिर कोई भी ऐसा इशू हो गया है कि गवर्नमेंट की किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो प्रॉपर्टी यूजेबल नहीं रही, तो अब वो ऑटोमेटिकली लीज कैंसिल हो जाएगी। The rentals can be used on or benchmarked with some index as well. In this case, the ceiling and floor rentals can be identified for validity of the lease. तो रेंटल को किसी इंडेक्स के साथ भी एसोसिएट किया, जैसा कि केएससी के इंडेक्स, जो सॉरी मैं कह रहा हूँ काइबोर है, उसके साथ इंडेक्स किया जा सकता है, क्योंकि इस्लामिक शरिया के अंदर जो अभी तक मुझे स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव जिसके ऊपर मिला है वो यही है कि कोई इंडेक्स यूज करना बाय इटसेल्फ हार्मलेस है। तो किसी भी बेसिस के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम आपको याद होगा अभी हमारी बैंक के अंदर भी मैनेजर साहब से बात हुई थी जो ऑपरेशंस मैनेजर थे, तो उन्होंने भी यही आइडेंटिफाई किया था कि अगर आपके पास दो भाई हैं, एक भाई अगर लिकर बेच रहा है और दूसरा जूस बेचना चाहता है, तो वो ये चाह सकता है कि मेरा प्रॉफिट भी उतना ही हो जितना लिकर बेचने वाले का है, तो वो उतने ही प्रॉफिट की परसेंटेज अपनी भी रख सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली स्कॉलर्स का भी मे बी इसी तरह के किसी पर्सपेक्टिव की वजह से इसके ऊपर एग्रीमेंट होगा कि इंडेक्स को यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर काफी इंटरनेशनली काम हो रहा है कि इस्लामिक इंडेक्स डेवलप किया जाए अलग से। लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, क्योंकि ओपन नहीं रखा जा सकता, कोई ना कोई सीलिंग और फ्लोर लगा दिया जाएगा कि मैक्सिमम इतना हो सकता है और मिनिमम इतना हो सकता है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। Then let's move on to lease as a mode of financing. So lease is not originally a mode of financing. It is simply a transaction meant to transfer the usufruct of an asset from one person to another for an agreed period against an agreed consideration. However, certain financial institutions have adopted leasing as a mode of financing instead of long-term lending on the basis of interest. ठीक है, तो बेसिकली तो इसका काम ये था ना लीजिंग का कि जी आप किसी को रेंट पे दे दें कोई चीज, एज अपोज टू किसी को बेच दी जाए कोई प्रॉपर्टी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं अब। दिस ट्रांजैक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल लीज में बी यूज फॉर इस्लामिक फाइनेंसिंग, लेकिन ये जो फाइनेंशियल लीज है जो कि इस्लामिक मोड हमने ऊपर समझाया है, वो इस्लामिक फाइनेंसिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंसिडरेशंस, के कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जो है, कंडीशंस जो है उसकी वो फुलफिल की जाएंगी। It is not sufficient for this purpose to substitute the name interest for rent and replace the name mortgage for leased asset. There must be a substantial difference between leasing and an interest-based loan. That will be possible only by following all the Islamic rules of leasing, some of which have been mentioned earlier. तो बेसिकली सिर्फ इंटरेस्ट को रेंट के साथ और मॉर्गेज को लीज्ड एसेट के साथ चेंज करने से ये इस्लामिक नहीं बन जाएगा। लीज ये एक्चुअली इस्लामिक प्रिंसिपल जो ऊपर बताए गए हैं और कुछ आगे भी आएंगे उनको फॉलो करने पर ही इस्लामिक लीज होगी, और इसके अंदर एक कंसिडरेबल डिफरेंस होगा कन्वेंशनल से। जो बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर, फाइनेंशियल लीजिंग के और जो इस्लामिक लीजिंग इजारा है, इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंसेस उनको जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
सो कन्वेंशनल के अंदर द बैंक डज नॉट ओन द एसेट टू बी अ लीज, ठीक है ना, बैंक की ओनरशिप नहीं होती, जबकि इजारा के अंदर बैंक ओनर होगा एसेट का, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो दूसरा कस्टमर है वो ओनर हो, ठीक है। इस तरह से कन्वेंशनल के अंदर द बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस टू द एसेट, जबकि इजारा के अंदर बैंक टोटली बेयर करेगा ऑल द लॉसेस टू द एसेट एक्सेप्ट कहीं कस्टमर की नेग्लिजेंस है तो। इसके बाद रेंट, जो कन्वेंशनल बैंकिंग है इसके अंदर रेंट इज चार्ज एंड डिमांडेड प्रायर टू द एसेट्स डिलीवरी, ठीक है। तो रेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके रेंट बेसिकली जिसको ये कह रहे हैं, बेसिकली उसके ऊपर इंटरेस्ट, जो उसके ऊपर इनकम अर्न करी जा रही होती है, जो इंटरेस्ट होता है उसको पहले से ही डिमांड करना शुरू कर दिया जाता है, एज कम्पेयर टू कि एसेट अभी डिलीवर भी नहीं हुआ, सिर्फ एग्रीमेंट साइन हुआ तो अब से रेंट स्टार्ट हो गया। जबकि इस्लामिक के अंदर जब एसेट डिलीवर हो जाएगा उस दिन से रेंट स्टार्ट होगा, और उससे पहले का कोई रेंट लेना जायज नहीं है। सिमिलरली कन्वेंशनल लीजिंग के अंदर द बैंक हैज एन यूनिलैटरल राइट टू टर्मिनेट द लीज एग्रीमेंट, ठीक है। बैंक बायलैटरली एक ही यूनिलैटरली खुद ही टर्मिनेट कर सकता है लीज, जबकि इस जारा के अंदर लीज एक बंदे के टर्मिनेट करने से टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है। ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, नीदर पार्टी कैन टर्मिनेट विदाउट म्यूचुअल कंसेंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ ब्रीच। तो अगर कोई ब्रीच हुई है तब तो कैंसिल किया जा सकता है, अदरवाइज दोनों पार्टीज को आपस में कंसेंट के साथ ही एग्रीमेंट कैंसिल करने की इजाजत है, अदरवाइज इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। देन कन्वेंशनल लीजिंग के अंदर पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट इज चार्ज, जबकि इस्लामिक के अंदर पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट इज प्रोहिबिटेड और ये चार्ज नहीं की जा सकती। अब द कमेंसमेंट ऑफ लीज, तो कमेंस कैसे होती है, तो अनलाइक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द एग्रीमेंट ऑफ इजारा कैन बी इफेक्टेड फॉर अ फ्यूचर डेट, ठीक है ना। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि जी आज ही पेमेंट की जाएगी और आज ही सारा कुछ होगा, या आज ही ऐसे डिलीवर किया जाएगा फ्यूचर में पेमेंट होगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर फ्यूचर डेट से भी इसको इफेक्ट किया जा सकता है। एग्रीमेंट ये हुआ कि चीज इस्तेमाल के लिए दी जाएगी, इस डेट से दी जाएगी और आगे चलेगी, तो हो सकता है जी मैं अगले महीने दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है इसके अंदर। हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम मुराबहा। अक्सर रेंटल के अंदर आप देखते हैं कि जी एक महीना मुझे घर खाली करने में लग जाएगा, या किसी और को भी मैंने दिया हुआ है तो आपको दूंगा अगले महीने से, इस महीने नहीं दे सकता, तो इस तरह का डिले उसके अंदर किया जा सकता है। अगेन इन मोस्ट केसेस ऑफ द फाइनेंशियल लीज, लेकिन इस महीने का रेंट नहीं लिया जाएगा, ये भी याद रखा जाए, ठीक है ना, कि जब तक उसको ट्रांसफर नहीं कर दी जाती प्रॉपर्टी इस्तेमाल के लिए, तब तक उससे रेंट नहीं लिया जा सकता। In most cases of the financial lease, the leaser is that is the financial institution purchases the asset through the leasee himself. The leasee purchases the asset on behalf of the leaser, who pays its price to the supplier either directly or through the leasee. In some lease agreements, the lease commences on the very day on which the price is paid by the leaser, irrespective of whether the leasee has effected payment to the supplier and taken delivery of the asset or not. It may mean that the leasee's liability for the rent starts before the leasee takes delivery of the asset. This is not allowed in Sharia because it amounts to charging rent on the money given to the customer, which is nothing but interest, pure and simple. So इस तरह से नहीं कर सकते कि आप पहले ही रेंट के मतलब डिलीवरी नहीं मिली, जैसे कि आम लीज में किया जाता है कि उसको अपना एजेंट बना के कहा जाता है जाके डिलीवरी, तुम कार डीलरशिप में जाके गाड़ी खरीदो, अब गाड़ी को उसको डिलीवर होने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, तो उस टाइम के दौरान भी उससे रेंट चार्ज किया जा रहा होता है, अब ये अलाउड नहीं है टोटली। तो इसकी जगह जब तक एसेट उसको डिलीवर नहीं हो जाता और वो उसको इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर देता, उस टाइम तक उससे रेंट चार्ज नहीं किया जा सकता। अगेन आगे यही बात हो रही है, रेंट शुड बी चार्ज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द लीज्ड एसेट, उससे पहले चार्ज नहीं किया जाएगा। So the correct way according to Sharia is that the rent will be charged after the leasee has taken the delivery of the asset and not from the day the price has been paid. If the supplier has delayed the delivery after receiving the full price, the leasee should not be liable for the rent of the period of the delivery. Similarly, relationship between contracting parties, कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कैसे होगी, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट व्हेन द लीजी हिमसेल्फ हैज बीन एंट्रस्टेड विद द परचेज ऑफ द एसेट इंस्टेड ऑफ द लीज्ड intended to be leased, there are two separate relationships between the institution and the client which come into operation one after the other. तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है नोट करना कि लीजी को जब आपने कह दिया कि तुम जाकर मेरे बिहाफ के ऊपर मेरे एजेंट के तौर पे जाके खरीदो, तो अब वो आपका एजेंट है और आप प्रिंसिपल हैं। इस वक्त लीज का एग्रीमेंट नहीं है, ना आप लीजर है ना वो लीजी है। ये बात याद रखने की है कि पहले एग्रीमेंट जो हो रहा है वो अगर उसको कहा गया कि तुम जाके खरीद लो और मेरे बिहाफ के ऊपर जाके खरीद लो, ये लो पैसे और मेरे बिहाफ पे जाके मेरे एजेंट के तौर पे खरीद लो, तो वो अब आपका एजेंट है और आप उसके प्रिंसिपल हैं। इस वक्त आपकी लीजर और लीजी की रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए कोई रेंट चार्ज नहीं किया जा सकता।
So client is an agent of the institution. In this first case instance, the client is an agent of the institution to purchase the asset on the letter's behalf. And at this stage, the relationship between the parties are nothing more than relations of a principal and his agent. The relationship of leaser and leasee has not yet come into operation, जो मैं आपको बता चुका हूँ. अगेन इस पॉइंट के ऊपर अगर प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो जाता है तो वो नुकसान बैंक का है. इवन इसके बाद भी कोई डैमेज हो जाता है तो वो नुकसान भी बैंक है, क्योंकि बैंक की ओनरशिप है. वो जो जब लीजर भी बन जाएगा तब भी वो उसका सिर्फ यूज का राइट ले रहा है. वो उसको अगर नेग्लिजेंस के अलावा कुछ हो गया तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेकंड स्टेज के अंदर तब काम स्टार्ट होता है, बिगिन होती है जब क्लाइंट उसकी डिलीवरी ले लेता है सप्लायर से, और इस स्टेज के ऊपर रिलेशन ऑफ लीजर और लीजी कमेंस हो सकता है. इन दो स्टेजेस को मिक्सअप नहीं करना चाहिए या कंफ्यूज नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ. ठीक है. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज द क्लाइंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लीजी. तो उससे कोई लीजी वाली लायबिलिटीज उसके ऊपर इंपोज नहीं की जा सकती. इन दिस पीरियड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ एन एजेंट ओनली, but when the asset has been delivered to him, he is liable to discharge his obligation as a leasee. Now the difference between murabaha and leasing. In murabaha, as mentioned earlier, the actual sale should take place after the client takes delivery from the supplier, and the previous agreement of murabaha is not enough for effecting the actual sale. Therefore, after taking possession of the asset as an agent, he is bound to give intimation to the institution and make an offer for the purchase from him. The sale takes place after the institution accepts the offer. ठीक है ना. तो वो बेसिकली पहले जाकर एज एन एजेंट परचेज करता है, और जब उसको खरीद के ले आता है फिर वो एक परचेज की रिक्वेस्ट करता है इंस्टीट्यूशन की, आपके पास ये चीज है, मैं आपसे ये खरीदना चाहता हूँ, तो ये मुझे बेच दें. और फिर वो एक्सेप्ट होती है, तब वो जाकर उसका मुराबहा का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है. The procedure in leasing is different and a little shorter. Here, the parties need not effect the lease contract after taking delivery. If the institution, while appointing the client as its agent, has agreed to lease the asset with effect from the date of delivery, the lease will automatically start on that date without any additional procedures. There are two reasons for this difference between murabaha and leasing. Number one, it is a necessary condition for a valid sale that it should be effected instantly. Thus, a sale attributed to a future date is invalid in Sharia. तो सेल के अंदर आप फ्यूचर की बात नहीं करते कि फ्यूचर में ये सेल करेंगे. ठीक है ना. वो डेट, उसी डेट को एक चीज ट्रांजैक्शन होना जरूरी होता है. बट लीजिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यूचर डेट. लेकिन लीजिंग के अंदर आप फ्यूचर का कह सकते हैं कि अगले महीने से या जब भी ये चीज डिलीवर हो जाएगी उस डेट से, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जी इस डेट से आप ऑनवर्ड्स लीज कर सकते हैं और आज एग्रीमेंट उसका कर सकते हैं. Therefore, the previous agreement is not sufficient in the case of murabaha, while it is quite enough in the case of leasing. Secondly, the basic principle of Sharia is that one cannot claim a profit or a fee for a property the risk of which was never borne by him. ठीक है. तो एक बंदा उस चीज के ऊपर कोई रेंट, कोई प्रॉफिट, कोई फी नहीं ले सकता जिस प्रॉपर्टी के उसने रिस्क एक मिनट के लिए भी बेयर ना किया हो. तो उसको उसका रिस्क जरूर बेयर करना हो कि उसकी ओनरशिप में वो रही हो. Applying this principle to the murabaha, the seller cannot claim a profit over a property which never remained under his risk for a moment. तो इस प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर, मुराहबा की इस प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर, सेलर कैन नॉट क्लेम एनी प्रॉफिट ओवर अ प्रॉपर्टी व्हिच वाज नेवर अंडर हिज रिस्क ऑफ फॉर एनी मोमेंट. ठीक है ना. देयरफॉर इफ द previous agreement is held to be sufficient for effecting a sale between the client and the institution, the asset shall be transferred to the client simultaneously when he takes its possession, and the asset shall not come into the risk of the seller even for a moment. और इस वजह से ये एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो उसके रिस्क में नहीं है. उसने फौरन खरीदा और बेच दिया आगे अपने आप को. बेसिकली वो अपना आपका एजेंट था, उसने खरीदा और जाके अपने आप को बेच दिया और अपने आप को दे दिया और वो ट्रांसफर हो गया, आपकी लीज स्टार्ट हो गया. तो फिर ओनरशिप तो बैंक की एक मिनट के लिए भी ना आई, इस वजह से बैंक का रिस्क नहीं था, इस वजह से ये सेल इफेक्टिव नहीं होगी, ये वैलिड नहीं होगी. This is why the simultaneous transfer is not possible in murabaha, and there should be a fresh offer and acceptance after the delivery. In leasing, however, the asset remains under the risk and ownership of the leaser throughout the leasing period, and the ownership has not been transferred. Therefore, if the lease period begins right from the time when the client has taken delivery, it does not violate the principle mentioned above.
Moving on, the expenses consequent to ownership. As the leaser is the owner of the asset and he has purchased it from a supplier through his agent, he is liable to pay all the expenses incurred in the process of its purchase and its importing to the country of the leaser. For example, expenses of freight and customs duty, etc. Then the leaser can, of course, include all these expenses in his cost and can take them into consideration while fixing the rentals. But as a matter of principle, he is liable to bear all these expenses as the owner of the asset. Any agreement to the contrary, as is found in traditional financial leasing, is not in conformity with the Sharia. Therefore, वो valid नहीं होगा. So सारी payments की जो भी होंगी वो leaser को ही करनी है. Then again, leasing as a mean या liability of the parties in case of loss to the asset. तो ये already मैं आपको बता चुका हूँ. As mentioned in the basic principles of leasing, the lessee is responsible for any loss caused to the asset by his misuse or negligence. अगर वो कोई misuse करता है, negligence उससे हो जाती है, तो उसकी वजह से कोई नुकसान हो तो वो उसकी पेमेंट करेगा, उसके लिए लायबल होगा. जबकि अगर नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर या वैसे ही किसी टाइम पीरियड के गुजर जाने की वजह से एक सर्टन की उसकी बिल्डिंग वीक हो गई है या कुछ भी हो गया है, कोई नुकसान हो गया है, तो वो लीजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लीजर का नुकसान है. He can also be made liable to the wear and tear which normally occurs during its use, but he cannot be made liable to a loss caused by the factors beyond his control. The agreement of the traditional financial lease generally do not differentiate between the two situations. In a lease based on the Islamic principles, both the situations should be dealt with differently. So traditional lease के अंदर तो यही है ना कि conventional lease के अंदर कि वो तो आपको ही पेमेंट करनी है, कस्टमर की है गाड़ी, कस्टमर का जो नुकसान हो कस्टमर का. जबकि इस्लामिक लीज के अंदर जो गाड़ी है वो क्योंकि बैंक की है तो बैंक का ही नुकसान होगा. ठीक है, कोई भी लॉस कस्टमर के ऊपर नहीं है. Again, variable and next topic is variable rentals in long-term leasing. In the long-term leasing agreement, it is mostly not in the benefit of the leaser to fix one amount of rent for the whole period of the lease, because the market conditions change from time to time. In this case, the leaser has two options. He can contract the lease with the condition that the rent will be increased according to a specified proportion, for example, 5% after a specified period like 1 year. Secondly, he can contract the lease for a shorter period after which the parties can renew the lease on new terms and by mutual consent with full liberty to each one of them to refuse the renewal. In which case, the leasee is bound to vacate the leased property and return it back to the leaser. These two options are available to the leaser according to the classical rules of Islamic fiqh. However, some contemporary scholars have allowed in long-term leases to tie up the rental amount with a variable benchmark which is so well known and well defined that it does not leave room for any dispute. For example, it is permissible according to the scholars to provide in the lease contract that in case of any increase in the taxes imposed by the government on the leaser, the rent will be increased to the extent of the same amount. Similarly, it is allowed by the scholars that the annual increase in the rent be tied up with the rate of inflation. Therefore, if there is an increase of 5% in the rate of inflation, it will result in an increase of 5% in the rental as well. Based on the same principle, some Islamic banks use the rate of interest as a benchmark to determine the rental amount. They want to earn the same profit through leasing as is earned by the conventional banks through advancing loans on the basis of interest. Therefore, they want to tie up the rental with the rate of interest, and instead of fixing a definite amount of rental, they calculate the cost of purchasing the leased asset and want to earn through rentals an amount equal to the rate of interest. So in this case, the the agreement provides that the rental will be equal to the rate of interest for, or the rate of interest plus something. Since the rate of interest is variable, it cannot be determined for the whole lease period. Therefore, these contracts use the interest rate of a particular country like LIBOR as a benchmark for determining the periodical increase in the rent. This agreement has been criticized on the following two grounds. The first objection raised against it is that by subjecting the rental payments to the rate of interest, the transaction is rendered akin to an interest-based financing. This objection can be overcome by saying that a fully discussed in the case of Murabaha, as fully discussed in the case of Murabaha,
The rate of interest is used as a benchmark only, so long as other requirements of the Sharia for a valid lease are properly fulfilled. The contract may use any benchmark for determining the amount of rental. The basic difference between an interest-based financing and a valid lease does not lie in the amount to be paid to the financer or the leaser. The basic difference is that in the case of lease, the leaser assumes the full risk of the corpus of the leased asset. If the asset is destroyed beyond during the lease period, the leaser will suffer the loss. Similarly, if the leased asset loses its usufruct without any misuse or negligence on the part of the leasee, the leaser cannot claim the rent. While in the case of an interest-based financing, the financer is entitled to receive interest even if the debtor did not at all benefit from the money borrowed. So long as this basic difference is maintained, that is, the lessor assumes the risk of the leased asset, the transaction cannot be categorized as an interest bearing transaction, even though the amount of rent claimed from the leasee is equal to the rate of interest. It is thus clear that the use of rate of interest merely as a benchmark does not render the contract invalid as as an interest-based transaction. It is, however, advisable at all times to avoid using interest even as a benchmark, so that an Islamic transaction is totally distinguished from an un-Islamic one, having no resemblance to an interest whatsoever. The second objection to this argument is that the variations of the rate of interest being unknown, the rental tied up with the rate of interest will imply jahala and gharar, which is not permissible in the Sharia. It is one of the basic requirements of the Sharia that the parties must know the consideration in every contract when they enter into it. The consideration in a transaction of lease is the rent charged from the leasee, and therefore it must be known to each party right at the beginning of the contract of lease. If we tie up the rental with the future rate of interest, which is unknown, the amount of rent will remain unknown as well. This is the jahala or gharar which renders the transaction invalid. Responding to this objection, one may say that the jahala has been prohibited for two reasons. It may lead to dispute between the parties. This reason is not applicable here because both parties have agreed with mutual consent upon a well-defined benchmark that will serve as a criteria for determining the rent, and whatever amount is determined based on this benchmark will be acceptable to both parties. Therefore, there is no question of any dispute between them. The second reason for the prohibition of jahala is that it renders the parties susceptible to an unforeseen loss. It is possible that the rate of interest in a particular period increases to an unexpected level, in which case the leasee will suffer. It is equally possible that the rate of interest goes down to an unexpected level, in which case the leaser may suffer. In order to meet the risks involved in such possibilities, it is suggested by some contemporary scholars that the relation between rent and the rate of interest is subjected to a limit or ceiling. For example, if it may be provided in the base contract that the rental amount given after a given period will be charged according to the change in the rate of interest, but it will in no case be higher than 15% or lower than 5% of the previous monthly rent. It will mean that if the increase in the rate of interest is more than 15%, the rent will be increased only up to 15%. Conversely, if the decrease in the rate of interest is more than 5%, the rent will not be decreased to more than 5%. In our opinion, this is the moderate view which takes care of all the aspects involved in the issue. Now, penalty for late payment of rent. In some agreements of financial lease, a penalty is imposed on the leasee in case he delays the payment of rent after the due date. This penalty, it means, if meant to add to the income of the leaser, is not warranted by the Sharia. The reason is that the rent after it becomes due is a debt payable by the leasee and is subject to all the rules prescribed to a debt for a debt.
a monetary charge from a debtor for his late payment is exactly the riba prohibited by the Holy Quran. Therefore, the leaser cannot charge an additional amount in case the lessee delays payment of the rent. पेनल्टी ऑफ द लेट पेमेंट इज गिवन टू चैरिटी। वैसे ही हम इसको डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा दोबारा टच नहीं कर रहा। जो लेट पेमेंट पेमेंट वो चैरिटी को दी जाती है, क्योंकि बैंक उसको यूज ही नहीं कर सकता, ना ले सकता है ना यूज कर सकता है, ठीक है। तो वो यूजुअली बैंक जो है एक चैरिटी के अकाउंट के अंदर सेपरेटली डाल देता है और उनको ही चैरिटीज को डिस्पर्स कर देता है। In order to avoid the adverse consequences, an alternative may be resorted to. The lessee may be asked to undertake that if he fails to pay rent on its due date, he will pay a certain amount to a charity. For this purpose, the financier or leaser may mention a charity fund where such amount may be credited and disbursed for charitable purposes, including advancing interest-free loans to the needy persons. The amount payable for charitable purposes by the lessee may vary according to the period of default and may be calculated as per annum basis. The agreement of the lessee may contain the following clause for this purpose. The lessee hereby undertakes that if he fails to pay rent at its due date, he shall pay an amount calculated at a certain percentage per annum to the charity fund mentioned by the leaser, which will be used by the leaser exclusively for charitable purposes approved by the Sharia and under no circumstances form part of the income of the leaser. This arrangement though does not compensate the leaser for his opportunity cost of the period of default, yet it may serve as a strong deterrent for the lessee to pay the rent promptly. Now, termination of the lease. If the lessee contravenes any term of the agreement, the leaser has a right to terminate the lease contract unilaterally. However, if there is no contravention on the part of the lessee, the leaser cannot terminate without mutual consent. So the lease cannot be terminated without mutual consent. In some agreements of the financial lease, it has been noticed that the leaser has been given an unrestricted power to terminate the lease unilaterally whenever he wishes, as his sole discretion. This is contrary to the principles of the Sharia. In some agreements of the financial lease, a condition has been found to the effect that in case of termination of the lease, even at the option of the leaser, the lessee shall pay the rent of the remaining leased period. This condition is obviously against Sharia and the principle of equity and justice. The basic reason for inserting such condition in the agreement of lease is that the main concept behind the agreement is to give an interest-bearing loan under the ostensible cover of lease. That is why every effort is made to avoid the logical consequence of lease contract. Normally, such a condition cannot be acceptable in the Sharia. The logical consequences of the termination of the lease is that the leaser should take the asset back. The lessee should be asked to pay the rent as due up to the date of the termination. If the termination has been effected due to the misuse or negligence on the part of the leaser, he can also be asked to compensate the leaser for the loss caused by such misuse or negligence, but he cannot be compelled to pay the rent of the remaining period. Now, important topic: insurance of the leased asset. If the leased property is insured under the Islamic mode of takaful, it should be at the expense of the leaser and not at the expense of the lessee, as is generally provided in the agreements of the current financial lease. तो लीजर ही उसको इंश्योर करवाएगा अगर इंश्योर करवाएगा, अदरवाइज लीजी इंश्योर नहीं करवाएगा, उसकी पेमेंट लीजी नहीं करेगा. Now the important point about the residual value of the leased asset. The residual value of the leased asset. Another important feature of the modern financial lease is that after the expiry of the lease period, the corpus of the leased asset is normally transferred to the lessee. As the leaser already recovers his cost along with an additional profit thereon, which is normally equal to the amount of interest which could have been earned on a loan of that amount advanced for that period, the leaser has no further interest in the leased asset.
On the other hand, leasee wants to retain the asset after the expiry of the lease period. For these reasons, the leased asset is generally transferred to the leasee at the end of the lease, either free of any charge or at a nominal token price. In order to ensure that the asset will be transferred to the leasee, sometimes the lease contract has an express clause to this effect. Sometimes this condition is not mentioned in the contract expressly. However, it is understood between the parties that the title of the asset will be passed on to the leasee at the end of the lease term. This condition, whether it is expressed or implied, is not in accordance with the principles of the Sharia. It is a well settled rule of Islamic jurisprudence that one transaction cannot be tied up with another transaction so as to make the former a precondition for the latter. Hence, the transfer of the asset at the end has been made a necessary condition for the transaction of the lease that is not allowed in Sharia. The original position of the Sharia is that the asset shall be the sole property of the leaser, and after the expiry of the lease period, the leaser shall be liable to take the asset back or to renew the lease or to lease it out to another party or sell it to the leasee or to any other person. The leasee cannot force him to sell it to him at a nominal price, nor can such a condition be imposed on the leaser in the lease agreement. But after the lease period expires and the leaser wants to give the asset to the leasee as a gift or to sell it to him, he can do so by his free will. However, some contemporary scholars, keeping in view the need of the Islamic financial institutions, have come up with an alternative. They say that the agreement of Ijara itself should not contain a condition of gift or sale at the end of the lease period. However, the leaser may enter into a unilateral promise to sell the leased asset to the leasee at the end of the lease period. This promise will be binding on the leaser only. The principle, according to them, is that a unilateral promise to enter into a contract at a future date is allowed, whereby the promisor is bound to fulfill the promise, but the promisee is not bound to enter into the contract. It means that he has an option to purchase which he may or may not exercise. However, if he wants to exercise this his option to purchase the premier, the promisor cannot refuse it because he is bound by his promise. Therefore, these scholars suggest that the leaser, after entering into the lease agreement, can sign a separate unilateral promise whereby he undertakes that if the leasee has paid all the amount of rental and wants to purchase the asset at a specified mutual acceptable price, he will sell the leased asset to him for that price. Once the leaser signs this promise, he is bound to fulfill it, and the leasee may exercise his option to purchase at the end of the period if he has fully paid the amount of rent according to the agreement of the lease. Now, leasing for permissible ya halal or impermissible use. It is a a brief abstract of an article written by the Grand Mufti of Pakistan, Mufti Muhammad Shafi, about leasing or selling a property asset that could be leased for haram purposes. Its brief description is as follows. If a person sells or leases such a property or goods that cannot be used for but for haram purposes, then its contract of sale or lease would be invalid and the seller or leaser would be a sinner. If a person sells or leases such a property or goods that can be used in halal or haram purposes and the seller and leaser does not know the exact purpose of the buyer or leasee for purchase of making a purchase or making a lease, then it would be halal to sell or lease. If a person sells or leases such a property or goods that can be used in halal or haram purposes and the seller or leaser knows that he would use it only for haram purposes, then the contract of sale or lease would be void. However, the buyer or leasee would commit a sin of karaha, karahat or dislike. It means that the seller or leaser should avoid to sell or lease them to that person. Now a question arises that what kind of karaha would be involved here? Al-karaha al-tahrimiya or al-karaha al-tanzihiya. The first one means it is
so detested or disliked that it has been very near to haram. And the second one means that it is not as disliked as the former one, but it is not preferable. The answer to this question is Islamic jurist option that open that if a property that is being sold or leased can be used for both haram and halal purposes, but their manufacturing or building is more suitable for haram purposes, then it would be makruh al tahrimi to be sold and leased. Otherwise, it would be makruh al tanzihi, the second kind. Based on these principles, if the property is built in such a manner that it would be more suitable to use it for those for theater purposes, then it is not permissible to sell or lease them. Otherwise, it would be an act of sin. However, if any property can be used for both purposes equally and seller or leaser knows that the buyer or leasee would use it for a haram purpose, then its sale or lease would be valid but not preferable. Therefore, the buildings or land should not be sold or leased to a party that uses it for haram purposes in any above mentioned two scenarios. ओके ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ गई है अब ऑफ इजारा। तो बस इसको आप एक बार इसके गो थ्रू कर लेंगे, आपको ये पता हो कि इसकी इजारा की ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में किस तरह की जानी है, ठीक है ना, ताकि आपको उसके बेसिक रूल्स क्लियर हो। तो द एसेट दैट इज गिवन ऑन लीज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। तो वो बैंक की बैलेंस शीट के अंदर एज एन एसेट होगा जो बैंक का एसेट है, ठीक है, क्योंकि बैंक की ओनरशिप में है। इसी तरह इजारा इनकम कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बैंक बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इजारा एग्रीमेंट विद द कस्टमर। तो इजारा इनकम जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन से पहले बैंक की इनकम का पार्ट नहीं बनाई जा सकती। Similarly, Ijara income will be recognized over the term of Ijara on a straight line basis. तो वो over the term of Ijara जो है उसकी income को recognize किया जाएगा on a straight line basis और उससे पहले इसको include नहीं किया जा सकता. Then lastly, the costs including depreciation incurred in earning the Ijara or incurred in earning the Ijara lease income are recognized as an expense और इनको as an expense ही treat करके कॉस्ट के अंदर से निकाल प्रॉफिट वैसे निकाल दिया जाएगा जो आपकी सेल्स का रेवेन्यू उसमें से। सो दैट्स इट ऑल अबाउट इजारा। सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।